हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में आज हम कैपिटल गेन कंप्लीट करेंगे। मतलब एक वीडियो में तो होती नहीं हम, क्योंकि कैपिटल गेन बहुत वास्ट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है कुछ भी नहीं। कॉन्सेप्ट इसके बहुत आसान है लेकिन चैप्टर बहुत बड़ा है। तो इसके हम सारे सेक्शंस देखेंगे, उसके क्वेश्चंस भी करेंगे और लास्ट वीडियो में मैं आप एंड हमारे आईसीआई में जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं सारे आपको सॉल्व के या जो सॉल्व करने के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे उनको समझा के बता दूंगा और आईसीआई के क्वेश्चन सारे कवर करवा दूंगा। उसके बाद चार्जिंग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर। जैसे कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन होता है सेक्शन 45 सबसेक्शन 1। एनी प्रॉफिट या गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट शैल बी टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। यानी कि जिस भी साल हम अपनी कैपिटल एसेट्स को सोल्ड करेंगे, अपनी ट्रांसफ़र करेंगे और उससे जो भी हमें प्रॉफिट या गेन होगा वो हमें उस साल की कैपिटल गेन में काउंट होगा। कैपिटल गेन इज़ एप्लीकेबल इफ देयर शुड बी कैपिटल एसेट्स, देयर शुड बी ट्रांसफ़र एंड कैपिटल गेन एप्लीकेबल इन द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र। वही पॉइंट है, वहाँ पे पूरी डेफिनेशन थी। यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स में डिवाइड करके लिख दिया ताकि आपको एमसीक्यू में ईजी रहे। अगर कोई एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू आ सकते हैं, केस सिनेरियोज आ सकते हैं, तो उसमें ये रहेगा कि जैसे कैपिटल गेन कहाँ एप्लीकेबल है। सबसे हाईलाइटेड पॉइंट्स रहेंगे कैपिटल एसेट्स कहाँ कैसे होगा, ट्रांसफ़र पे, और कौन से ईयर में होगा, जिस ईयर में कैपिटल गेन इज एप्लीकेबल इन द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र। जिस ईयर में वो ट्रांसफ़र होगा उस ईयर में उसका कैपिटल गेन माना जाएगा। उसके बाद हम कैपिटल एसेट्स कह रहे हैं, कैपिटल एसेट्स होती क्या है, ट्रांसफ़र होता क्या है, वो सब के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले कैपिटल एसेट्स को सेक्शन 2 क्लॉज 14 में डिफाइन किया गया है। इट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, या एसएससी के पास कोई किसी भी तरीके इन तरीके में से कोई भी प्रॉपर्टी है और वो बिजनेस या प्रोफेशन से कनेक्ट नहीं है। यानी कि कोई मेंबर है, कोई बंदा है, वो उसके पर्सन है, उसके पास बहुत सारी एसेट्स हैं, फर्नीचर, फ्रिज, एसी, कूलर, बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटेंजिबल, घर, बिल्डिंग, लैंड, सब है। लेकिन वो बिजनेस से कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। मतलब कि उसकी बिजनेस या प्रोफेशन जो है उसका पीजीबीपी में जो भी इनकम आती है, इसके पीजीबी में जो भी इनकम कैलकुलेट होगी उसमें नहीं होना चाहिए। यानी कि वो उसको सेल परचेस करके प्रॉफिट ना कमा रहा हो, कि उसका रेगुलर का बिजनेस हो। कैपिटल एसेट्स होती है मतलब कि जो पर्टिकुलर टाइम तक फिक्स रहती है, उसके बाद जब आप उसको सेल करते हैं तो उस पर कोई गेन हो या प्रॉफिट हो तो कैपिटल गेन कहा जाता है। अब एक्सक्लूड क्या रहता है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कैपिटल गेन होने पीजीपीपी में मतलब बिजनेस या प्रोफेशन में नहीं आती, लेकिन फिर भी वो कैपिटल गेन नहीं आती होती। जैसे स्टॉक इन ट्रेड क्या हो जाता है, वो हमारा आता है बिजनेस में। मतलब बिजनेस की तो रेगुलर चीज़ें हैं और कई बार होता है कुछ स्टॉक को हम अपने घर में रख लेते हैं, तो कन्वर्जन का आता है कि स्टॉक इन ट्रेड को हमने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे कि वो किस तरीके से होता है, उस पर भी कैपिटल गेन कैसे लगता है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद मूवेबल पर्सनल एसेट्स इफेक्ट, मतलब जो भी हमारी पर्सनल एसेट्स हैं वो कैपिटल गेन नहीं होती। जैसे कि किसी की पर्सनल कार है, किसी की पर्सनल एसी है, किसी का पर्सनल मोबाइल है, टीवी है, वो सब नहीं। लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। मतलब कि पहले तो एक्सेप्शन था कैपिटल एसेट्स में, फिर एक्सेप्शन है कि पर्सनल एसेट्स में क्या है, नहीं आएगा। पर्सनल एसेट्स में हमारी कभी ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और कोई भी और आर्ट वर्क हो वो इसके अंदर नहीं आता। कोई रूरल एग्रीकल्चर लैंड है उस पर कैपिटल एसेट्स नहीं मानी जाती। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स 1999 और डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इशू अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 के अंदर, कोई भी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर कोई भी गोल्ड या कोई भी डिपॉजिट सर्टिफिकेट अगर इशू हुआ है, इंटरेस्ट ऑन दिस ऑल्सो एग्जेम्प्ट, इसका जो इंटरेस्ट है वो भी एग्जेम्प्ट रहता है। तो मतलब सिंपल कहूँ तो मैं कैपिटल एसेट्स मतलब होता है कोई भी ऐसी एसेट्स जो आप बिजनेस में यूज़ नहीं कर रहे लेकिन आपकी वो कैपिटल एसेट है, मतलब कि आपकी पर्सनल यूज़ के लिए है, आपके उसको यूज़ करते हो अच्छे से,
बिजनेस में या प्रोफेशन में, लेकिन वो ये नहीं है कि आपके रेगुलर सेल परचेज में आ जाती है। तो वो सब नहीं होती कैपिटल एसेट्स। कोई भी, जैसे कोई बिल्डिंग है, किसी के पास कोई बिल्डिंग है पूरी, तो वो कैपिटल एसेट्स में आएगी। कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, गुडविल, शेयर्स, आपने शेयर्स होगा, डिबेंचर होगा, ये सब एग्जांपल्स हैं। टेंजिबल, इंटेंजिबल, पेटेंट वगैरह, ये सब आते हैं हमारे कैपिटल एसेट्स में। तो कैपिटल एसेट्स में और क्या क्या होता है, क्या कैसे होता है, वो सब हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उसके कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं, जैसे स्टॉक इन ट्रेड, मूवेबल पर्सनल एसेट्स। मूवेबल पर्सनल एसेट्स नहीं आती, लेकिन जो मूवेबल इमूवेबल पर्सनल एसेट्स है उसको इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इमूवेबल क्या है, बिल्डिंग है, किसी के पास लैंड है, ये सब इमूवेबल है। मशीन है, वो इमूवेबल है। लेकिन जो मूवेबल होगी, जैसे फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, एसी हो गया, ये सब मूवेबल है, तो ये सब इसके अंदर नहीं आती। लेकिन कुछ और एक्सेप्शन है जो मूवेबल होने के बावजूद भी उसमें नहीं आती। वो होती है ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, या कोई भी ऐसा आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर या कोई और भी आर्ट है, वो भी इसके अंदर नहीं आएगा। कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं आएगी, या कोई भी गोल्ड बॉन्ड डिपॉजिट है, वो इसके अंदर नहीं आएगा, जो अंडर सेक्शन 2015 गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 के अंदर इशू हुआ है। उसके बाद एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय FII फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर इज ऑलरेडी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स। यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास अगर कोई एसेट्स है तो वो भी मानी जाएगी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि जो बाहर से लोग हमारे यहाँ शेयर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, या कोई और किसी तरीके से हमारे शेयर्स में, डिबेंचर्स में, एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन FII में के अंडर आते हैं। उसके बाद रूरल एग्रीकल्चर का लैंड का मतलब क्या है? जैसे हम तो कहेंगे कि हमारी हर जो भी लैंड है रूरल एग्रीकल्चर, वहाँ खेती वगैरह करते हैं, लेकिन लॉ कहता है कि कोई भी एग्रीकल्चर लैंड जो कि रूरल एरिया में है वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है। तो फिर रूरल एरिया क्या है? रूरल एरिया मतलब एरिया विच इज़ नॉट एन अर्बन एरिया। तो अब अर्बन एरिया क्या? अब अर्बन एरिया रूरल एरिया नहीं है, तो अर्बन एरिया क्या है? अर्बन एरिया की डिफाइन कर रखी है। अर्बन एरिया मीन्स एरिया विच इज़ पॉपुलेशन मोर देन, 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है। जैसे पहला कि जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है वो अर्बन एरिया में आ जाएगा। अगर 10,000 से 1 लाख के बीच में कोई किसी सिटी, टाउन, विलेज की पॉपुलेशन है तो वो टाउन तो आएगा ही। उसके आगे 2 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक आपको वो मिलेगा, मतलब कि वो अर्बन एरिया माना जाएगा। यानी और उसके बाद अगर 1 लाख से 10 लाख है तो 6 किलोमीटर तक, यानी कि जो एरिया ख़त्म होगा ना उसके अगले 6 किलोमीटर तक भी वो अर्बन एरिया माना जाएगा। और अगर किसी की 10 लाख से ज़्यादा है तो उस एरिए के ख़त्म होने के अगले 8 किलोमीटर तक वो अर्बन एरिया माना जाएगा। मतलब कि सीधा है कि हमारे पहले 10,000 तक तो जितना एरिया बन रहा है उतना ही। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये यहाँ पे 10,000 की पॉपुलेशन है तो सिर्फ इतना पार्ट ही रहेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 10,000 से लेके 1 लाख तक की पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, अब इसकी जो आगे 2 किलोमीटर तक का एरिया है ना वो सब भी अर्बन के अंदर आएगा। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक फिर 1 लाख से 10 लाख के बीच में हो गई। तो इसके आगे का जितना भी एरिया है ना अप्रॉक्सीमेटली 4-6 किलोमीटर तक, 2-6-8 4 फिर 2 बढ़ाना है फिर उस 6 किलोमीटर तक आएगा। और जब 10 लाख से ज़्यादा हो जाएगी, 10 लाख मोर देन 10 लाख हो जाएगी, 10 लाख से ज़्यादा हो जाएगी, तब उसके अगले 8 किलोमीटर तक सारा एरिया अर्बन एरिया माना जाएगा। तो ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्यों है तो बड़ा छोटा सा, लेकिन इस पे MCQ बहुत आए हैं, मैंने देखे हैं 3-4 MCQ, और उसमें इस पॉइंट पे बहुत अच्छे MCQ बन सकते हैं, क्योंकि वो किसी केस के तरीके से यही पॉइंट पूछे। वो केस में कुछ काम का नहीं होगा, डायरेक्ट वो कह देगा कि कौन सा एरिया एग्रीकल्चर एरिया माना जाएगा। तो ऐसे जैसे दे देगा कि यहाँ 3 किलोमीटर तक अगर 10,000 की पॉपुलेशन है, 4 किलोमीटर तक अगर
1 लाख की पॉपुलेशन, तो ऐसे ऑप्शन में दे सकता है। उसके बाद मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र क्या होता है। ट्रांसफ़र मतलब कि किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना, किसी को ट्रांसफ़र करना, सेल करना या रिक्वेजिशन करना। अब देखते हैं हम क्या है। जैसे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं इसके एक्सप्लेन करने के लिए, जो सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको जल्दी याद भी हो जाएगा। जैसे सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स जो होती हैं उनका सेल करना, एक्सचेंज करना, किसी से गुड्स के बदले गुड्स ले लेना, वहाँ भी कैपिटल गेन है, ट्रांसफ़र माना जाएगा। रिलिंक्विशमेंट ऑफ कैपिटल एसेट्स और एग्जीक्यूशमेंट ऑफ राइट टू कैपिटल एसेट्स, यानी कि अपने राइट्स को छोड़ देना, मतलब अपने कैपिटल एसेट्स को छोड़ देना। कहा कि तुम यहाँ पे कैपिटल एसेट्स, मैं इस कैपिटल एसेट्स को छोड़ रहा हूँ, और कोई कहता है लाओ मैं ले लूँगा। तो मतलब किसी ने रोड पे कैपिटल एसेट्स छोड़ दिया, अपना लैंड छोड़ दिया, अपनी बिल्डिंग छोड़ दी, कहा कि अब ये मेरा नहीं है, और कोई और कहता है अब ये मेरा है, तो ये भी ट्रांसफ़र माना जाएगा। क्योंकि इसमें क्या हो सकता है, एक पर्सन कहेगा मैंने ये छोड़ दिया, मैंने तो लिया ही नहीं, तो मेरे को कैपिटल गेन कहाँ से लगेगा, और पता चले वो कहीं और से उसके कहीं से रिकवरी कर रहा हो, तो वो भी माना जाएगा। कंपलसरी एक्विजिशन, कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट कोई रेल लाइन बनाने के लिए, मेट्रो लाइन डालने के लिए, या किसी और कारण से कुछ कैपिटल प्लेस को, जैसे लैंड बिल्डिंग वगैरह को एक्वायर कर लेती है, और वहाँ पे कब्जा कर लेती है, और कहती है कि हम इसका कुछ मुआवजा वगैरह दे देंगे, जो भी कंपनसेशन बनेगा, और ये आज से ये लैंड गवर्नमेंट की हुई, तो वो कंपलसरी एक्विजिशन हो गया, क्योंकि उसे मना नहीं किया जा सकता, उसका कुछ नहीं हो सकता, उसे गवर्नमेंट लेगी ही। उसके बाद अलाउिंग पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि पोजीशन अलाउ कर देना कि आज से ये इमूवेबल प्रॉपर्टी तुम्हारी हो गई, मैं इसके बदले कुछ नहीं, तो ये भी कुछ नहीं है, ये भी कैपिटल गेन माना जाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स ऑफ एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी और रिडम्पशन ऑफ ज़ीरो कूपन बॉन्ड, यानी कि कोई सोसाइटी है और उसके मेंबर्स होंगे कुछ, हर कॉरपोरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, अगर वो अपना मेंबरशिप ट्रांसफ़र करते हैं, अपने शेयर्स को उस सोसाइटी में, उसके शेयर्स होंगे, तो उसका जो शेयर ट्रांसफ़र करते हैं वो भी ट्रांसफ़र माना जाएगा। और ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स जो होते हैं, जिन पे वो आखिरी में जाके हमें पार वैल्यू पे सारे वैल्यू मिल जाते, बॉन्ड्स पे मिल जाते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ज़ीरो होते हैं वो, मतलब उनकी इंटरेस्ट रेट ज़ीरो रहता है, तो वो भी मिल जाता, वो ट्रांसफ़र करने पे हो जाए। क्योंकि ज़ीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं कि उसकी एक फ़िक्स वैल्यू है कि आखिरी टाइम पे आपको इतनी वैल्यू मिल जाएगी, उस पर कोई ना इंटरेस्ट होता है ना कुछ होता है, तो वो ट्रांसफ़र करने पे या रिडम्पशन होने पे उसको वो भी ज़ीरो कैपिटल ट्रांसफ़र माना जाएगा। उसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। अब हमने कैपिटल एसेट्स के बारे में सीख लिया, ट्रांसफ़र के बारे में सीख लिया, अब हम टाइप्स देखते हैं कितने तरीके के टाइप्स होते हैं। तो 3 तरीके के टाइप्स दे रखा है लॉ ने। पार्ट ए में आता है एनी सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यानी कोई भी ऐसी यूनिट्स जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, वो कैपिटल एसेट्स में आती हैं। यूनिट ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स, अगर इनमें से आपके पास कुछ भी है तो आपकी अगर तब 1 ईयर से ज़्यादा की पीरियड ऑफ होल्डिंग है तो कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। कौन सा कैपिटल एसेट्स माना जाएगा? वो माना जाएगा अगर द एसेट्स होल्ड लेस देन और मोर देन। अगर मोर देन होता है तो LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे इंडेक्सेशन वगैरह मिलता है, इसलिए वो अलग होता है। और STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उस पर इंडेक्सेशन वगैरह नहीं रहता। इंडेक्सेशन क्या होता है, कैसे मिलता है, वो सब हम आगे देखेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए, अगर आपके पास कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं, कोई UTI यूनिट्स हैं, या कोई भी म्यूचुअल इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, ज़ीरो कूपन बॉन्ड है, तो अगर आपकी उसकी 1 साल तक पीरियड ऑफ होल्डिंग है तो कैपिटल एसेट्स माना जाएगा, वरना वो कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाएगा। पार्ट बी क्या आता है? पार्ट बी में आता है कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड बिल्डिंग, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ गई। और कोई भी अनलिस्टेड शेयर्स यानी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ना हो अदर देन पार्ट 1, यानी कि जो पार्ट 1 में आए हैं उनको भी हटाकर, वो अगर 2 साल तक आप पीरियड ऑफ होल्डिंग रखते हो, अपने पास रखते हो, तो आपकी LTCG माना जाएगा, लॉन्ग टर्म माना जाएगा, और नहीं तो शॉर्ट टर्म माना जाएगा। और जब
इन सब को हटा दो तो जो भी बचेगा वो हमारा एनी अदर एसेट्स यानी कि 3 इयर्स की पीरियड ऑफ होल्डिंग उस पर होनी चाहिए। नॉर्मली तो क्वेश्चन में इतना वो नहीं देते, 1 या 2 साल का ही अंतर होता है, तो अब तक समझ जाएंगे। लेकिन फिर भी एमसीक्यू के बेसिस पे ये याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो डायरेक्ट ऑप्शन दे देगा कि ये एसेट्स है इसके पास या ये सिक्योरिटीज़ है, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ है, तो बताओ पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी होनी चाहिए। तो आपको याद रहना चाहिए कि 2 होनी चाहिए उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग, अनलिस्टेड शेयर में और इमूवेबल प्रॉपर्टी में। तो उसके बाद लॉन्ग टर्म पे एलटीसीजी, ये कुछ वही है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स ट्रांसफ़र करोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा और शॉर्ट टर्म करोगे तो शॉर्ट टर्म। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे हाउस प्रॉपर्टी होती है तो 2 साल की, ज्वेलरी 3 साल की, क्योंकि वो अदर्स में आ जाती है। शेयर ऑफ बजाज, अब बजाज लिमिटेड तो ये थोड़ी ना है कि वो लिख के देगा कि लिस्टेड है अनलिस्टेड है, बजाज है, नॉर्मली फेमस कंपनी है तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ही होगी 1 ईयर्स में। और अगर कोई ऐसा इधर उधर का नाम देगा तो बताएगा लिस्टेड है अनलिस्टेड है। शेयर ऑफ बीबी वर्चुअल, अब बीबी वर्चुअल जानते होंगे कुछ बच्चे, तो वो एक अनलिस्टेड कंपनी है, तो वो भी बताएगा 2 साल के लिए उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग होनी चाहिए। कोई अनलिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड फंड है तो वो 1 साल का होना चाहिए, क्योंकि इक्विटी ओरिएंटेड फंड में हमने पढ़ा था। डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, उसके 3 साल होने चाहिए, क्योंकि हमने डेप्ट नहीं पढ़ा है, हमने इक्विटी ओरिएंटेड फंड पढ़ा है। और लिस्टेड प्रीफरेंस शेयर्स हैं, लिस्ट है ना, तो उससे मतलब नहीं है कि वो प्रीफरेंस है या इक्विटी है, तो लिस्ट है तो मतलब 1 साल की पीरियड ऑफ होल्डिंग चलेगी। उसके बाद अब कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, यानी कि कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे करा जाएगा, तो उसका फॉर्मूला है, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है हमारे पास, मतलब कि 1 साल या 2 साल या 3 साल से कम की केस वाले में कम है, तो उसमें किस तरीके से निकाला जाएगा, उसमें निकाला जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब कि हमने कितने में वो एसेट्स सोल्ड करी, तो उस सोल्ड की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद लेस ट्रांसफ़र ऑफ एक्सपेंस, यानी कि उस एसेट्स को ट्रांसफ़र करने में, सेल करने में हमें कोई एक्सपेंस देना पड़ा, कोई ब्रोकरेज देना पड़ा, कोई और कैरेज इनवर्ड या कोई और चार्जेस पे करने पड़े, तो वो हम लेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि जब हमने एक एसेट्स ली थी ना, शॉर्ट टर्म के केस में जब हमने एसेट्स ली थी ना, उस टाइम इसकी क्या वैल्यू थी या हमने कितने में वो परचेज़ की थी, वो बताना पड़ेगा, वो लेस करेंगे। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होता है कि हमने एसेट्स ली थी तब से उसमें कुछ ना कुछ हमने चेंजेस कराए हैं, कुछ पार्ट्स चेंज कराए हैं, कुछ और चेंज कराए, जिससे वो गाड़ी ले कहें या कोई एसेट्स है वो चलती रहे और अच्छी बनी रहे, तो वो भी हम इसमें माइनस कर देंगे। तो जो भी बचेगा वो हमारा या तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या लॉस होगा। लॉस भी आ सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है गेन, क्या पता हमने जो एसेट्स एक्चुअल वैल्यू से उससे कम में बेची हो तो उसमें हमारा लॉस भी आ सकता है। और अगर हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है तो उस केस में क्या करना है, पहले तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फिर ट्रांसफ़र एक्सपेंस कोई भी माइनस होगा यहाँ तक सही है, सेम रहेगा। लेकिन इसके बाद क्या आता है, नेट कंसिडरेशन में से हम इंडेक्स माइनस करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ICOA में क्या होता है अभी हम देखते हैं, उसका फॉर्मूला देखते हैं। और फिर उसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ यहाँ लॉन्ग टर्म में हमेशा इंडेक्स लगता है और शॉर्ट टर्म में इंडेक्सेशन नहीं मिलता। और उसके बाद हमारा LTCG आ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के केस में LTCG या LTCL आता है। अब देखते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता क्या है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है, यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने एसेट्स कितने में ली थी, इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र एंड इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स क्या होता है कि गवर्नमेंट ना हर साल एक इंडेक्स निकालती है हर एसेट्स, हर टाइम पीरियड का, उस साल का, मतलब कि मार्केट में इन्फ्लेशन रेट क्या रहा है, यानी कि जो मार्केट में बड़ा फाइनेंस सिचुएशन कैसी रही है, मतलब कि महंगाई हुई है या महंगाई कम हुई है, उस हिसाब से एक इंडेक्स रेट रखती है। तो वो इंडेक्स रेट हमें यहाँ पे
नीचे एक्विजिशन यानी जिस साल लिया था उसका, और उस मल्टीप्लाई करना होगा जिस साल ट्रांसफ़र किया था उसका। मतलब एक तरीके से समझ लो एक मैथ इक्वेशन है। तो मैथ इक्वेशन में या अकाउंट्स में हमने कई बार शेयर्स अकाउंट्स में स्पेशली अगर कोई अकाउंट्स बैकग्राउंड का होगा उसने शेयर कैपिटल करा होगा, या फाउंडेशन रूट वालों में तो सबने शेयर कैपिटल करा होगा। तो शेयर कैपिटल में हमें शेयर निकालने के लिए एक फार्मूला दिया जाता है। सेम वही फार्मूला है कि टोटल एक्विजिशन में से जिस साल की एक्विजिशन आई उसको डिवाइड कर दो, तो पर यूनिट पर इंडेक्स ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी, और पर इंडेक्स ऑफ एक्विजिशन में जिस साल हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस साल का इंडेक्सेशन माइनस मल्टीप्लाई कर दो। और उसके बाद इम्प्रूवमेंट में क्या होता है, इम्प्रूवमेंट में कोई अलग फार्मूला होता है? नहीं, कोई अलग फार्मूला नहीं होता, सेम होता है, बस यहाँ एक्विजिशन था, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कॉस्ट आ जाती है। तो उसके बाद ईयर ऑफ इंडेक्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड ईयर ऑफ इंडेक्स ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो उसके बाद क्या हमें इंडेक्स वैल्यू याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू तो पिछले साल से कितनी आई होगी, मेनली तो 2001 से स्टार्ट हुआ था ये, तो 2001 से 2023 तक 23 से इंडेक्सेशन। अब हमें इतना भी याद रखने की ज़रूरत है? नहीं, हमें इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें पेपर में गिवन होगा। लेकिन कुछ एक या दो हैं, दो इंडेक्सेशन आपको याद रखने की ज़रूरत है, वो अभी मैं बता दूंगा। एक 2023 का जो हमारा अभी का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, और एक जिस पहले फर्स्ट ईयर का, वो सबसे आसान है, वो तो आपको याद भी हो जाएगा जल्दी। और नॉर्मली तो पता ही होगा बहुत बच्चों को नॉर्मल बेस इंडेक्सेशन क्या होता है। तो बेस इंडेक्सेशन जो होता है वही है पहला, हम आगे देखते हैं। तो उसके बाद नोट 3 क्या कहता है, इफ़ एसेट्स एक्वायर्ड बिफोर, अगर एसेट्स 1/4/2001 से, मैंने कहा था 1/4/2001 से इंडेक्सेशन चालू हुआ है, तो उससे पहले अगर एसेट्स लिए तो फिर इंडेक्सेशन कैसे लगेगा। तो उसमें क्या होगा कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए एक्चुअल कॉस्ट जो होगी, एक्चुअल कॉस्ट हमने में 2001 से पहले में कितने में परचेज़ की थी, और एफएमबी यानी कि 1/4/2001 की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, और उसमें क्या मार्केट वैल्यू है उस एसेट्स की, उसके हिसाब से जौन सा हाइयर वैल्यू होगा ना, जो भी हाइयर वैल्यू होगा वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। अब अमेंडमेंट आई थी 2020 में एक, क्या अमेंडमेंट आई थी, इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, 1/4/2001 से अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं, देन एफएमबी एज ऑन 1/4/2001 कैनॉट बी मोर देन एसडीवी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में एसडीवी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है, यानी कि ये वो वैल्यू होती है जब प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना, तो तब इसी एसडीवी की वैल्यू के हिसाब से ही जो पर्सन है उसको कुछ फीस पे करनी होती है। तो एसडीवी क्या होती है उसके बारे में हम आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और वो 1/4/2001 से पहले एक्वायर की है, तो उसमें जो उसकी एफएमवी होगी ना 1/4/2001 को, वो एसडीवी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कैनॉट बी मोर देन एसडीवी एज ऑन 1/4/2001, यानी कि 2001 में उसकी जो एसडीवी है उससे एफएमवी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इफ़ एसडीवी एज ऑन 1/4/2001 इज़ अवेलेबल, अगर अवेलेबल होती है क्वेश्चन में, नॉर्मली तो होगी क्योंकि आईसीआई कंफ्यूज करने के लिए देगा ही, क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए देगा ही, नॉर्मली तो होगी। लेकिन अगर नहीं होती तो फिर बहुत अच्छी बात है, आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर होती है तो क्या करना है, तो चेक करना है कि एफएमवी और एसडीवी में से कौन सी वैल्यू कम है, जौन सी वैल्यू कम होगी उसको एक्वायर कर लेंगे, और जो इनमें से वैल्यू कम होगी वो ऊपर एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर करके हाइयर वाली वैल्यू को हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लेंगे। इस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जब, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इंडेक्सेशन की बात, नोट इम्प्रूवमेंट, अगर ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर एक कुछ पूछेंगे कि इम्प्रूवमेंट कराया तो इम्प्रूवमेंट कराया तो उसको एक्सेस ही नहीं होगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा, वो जाए भाड़ में, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। अगर 1/4/2001 से पहले कोई भी इम्प्रूवमेंट करा रखा है उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि 1/4/2001 को हमारी एक्चुअल कॉस्ट वैसी इतनी हाई हो जाती है कि बढ़ जाती है, कि अगर उसमें इम्प्रूवमेंट भी लगा देंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा है, और वो पॉसिबल है कि लॉस ही आए सारे गेंस। तो उसमें लॉ कहता है कि नहीं, हमें इम्प्रूवमेंट नहीं लेंगे, उसमें सिर्फ
वही लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही लेंगे और उसी को सॉल्व करेंगे। और अगर कोई 1/4/2001 के बाद करा रखा है तो उसमें ले सकते हो आप इंडेक्सेशन से। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है तो इंडेक्सेशन ले सकते हो, और वरना उस 1/4/2001 वाले इम्प्रूवमेंट पे नहीं ले सकते। फिर ये इंडेक्सेशन का चार्ट है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जैसे 2001-2 में 100 था, 2-3 में 105, 3-4 में 109, 4-5 में 113, ऐसे 2023-24 में 348, 22-23 में 331, ऐसे पूरा चार्ट है। तो आपको क्या करना है कि जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, फर्स्ट एंड लास्ट, ये आपको याद रखना है। अगर आप ये याद रख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और याद रखना भी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ऐसे पॉइंट है, ये तो करंट ईयर का ही बेस है हमारा, तो इसको तो याद रखना ज़रूरी है। और ये है सबसे बेस ईयर है, तो इसको भी याद करना ज़रूरी है, क्योंकि इस पे MCQ आ सकते हैं। MCQ नहीं आएंगे तो कई बार वो ईयर ही यही दो देगा कि हमारा जो एक्विजिशन ईयर था वो 2001 था, हमारा जो ट्रांसफ़र ईयर है वो 23-24 है, तो अब इसका कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन निकालो या कोई कैपिटल गेन निकालो। और अगर वहाँ आप वो वहाँ देगा भी नहीं इंडेक्सेशन की वैल्यू, क्योंकि वो कहेगा नॉर्मली होता है, नॉर्मली नहीं देगा। देगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं देगा तो फिर हम प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आपको ये दोनों वैल्यू हमेशा याद रखनी है। मतलब जब ईयर चेंज होगा तो ईयर के साथ इंडेक्सेशन भी चेंज करना पड़ेगा। अभी इस साल का इंडेक्सेशन आया नहीं है, तो जब आएगा तो तब उसको करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन है क्या ICI में, अगर होते हैं तो हम उसको सॉल्व करते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से रिलेटेड सेक्शन 247 ट्रांसफ़र, ये रहा इलस्ट्रेशन 2 है, पेज नंबर 3.75 पे। तो आप इसको देख सकते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन अपने नोट्स में भी डाल रखे हैं, तो उसके क्वेश्चन तो अलग है, ऑनलाइन PDF में है, तो मैं वहाँ से क्रॉप करके आपको आंसर के साथ PDF में डाल दूँगा, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और आपको कोई डाउट आता है उसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम ICI से सॉल्व कर लेते हैं जब तक। A is owner of car on 1/4/2023, 1/4/2023 को वो ओनर था कार का। ही स्टार्ट बिजनेस, अच्छा ये तो स्टॉक इन ट्रेड का है, तो एक काम करते हैं, स्टॉक इन ट्रेड अभी आगे का कॉन्सेप्ट है, तो मे बी इसमें कोई है नहीं इतना इम्पोर्टेंट। तो आप क्या कर सकते हैं कि मैं कोई एग्ज़ाम्पल लेके बताता हूँ, एग्ज़ाम्पल से आपको समझा देता हूँ एक बार और कैसे हो सकता है। तो चलो हम क्वेश्चन एग्ज़ाम्पल लेते हैं, इसी को मैंने सॉल्व कर रखा है, तो मैं इसका क्वेश्चन कहीं और से देख के आपको लिख देता हूँ इस पर। जैसे एक क्वेश्चन है कि मिस्टर ए है एक, उसके पास उसने प्रॉपर्टी एक्वायर की थी। तो मिस्टर ए है, उन्होंने परचेज़ कब किया था, प्रॉपर्टी परचेज़ किया था 2003-4 में। 2003-4 में उसने प्रॉपर्टी परचेज़ की थी। अब उसने कितने में परचेज़ की थी, उसने कितने में कर दी थी, 3,50,000 में। 3,50,000 में उसने एसेट्स को परचेज़ किया था। और परचेज़ करने के बाद उसने उस पर इम्प्रूवमेंट कॉस्ट किया 2 लाख का। ये हो गई हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट कह सकते हो आपकी, हमने कितने में परचेज़ किया था, एक्चुअल कॉस्ट। उसके बाद आता है इम्प्रूवमेंट कॉस्ट क्या है। इम्प्रूवमेंट कॉस्ट हमारी 2 लाख है, 2 लाख की इम्प्रूवमेंट कॉस्ट, ठीक है। और उसके बाद उसने प्रॉपर्टी सोल्ड करी 2023-24 में, ब्रोकरेज 2% दिया था उसने। 2023-24 में उसने प्रॉपर्टी सोल्ड करी 37 लैक्स की, 37 लैक्स की प्रॉपर्टी सोल्ड करी, उस पर उसने ब्रोकरेज दिया। अब ब्रोकरेज यानी कि क्या हो गया, ब्रोकरेज हो गया हमारा ट्रांसफ़र एक्सपेंस। ट्रांसफ़र एक्सपेंस 2% का ब्रोकरेज दे दिया उसने, 2% का ब्रोकरेज दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इंडेक्सेशन देखना होगा 3-4 का, और इंडेक्सेशन देखना होगा
सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। अब लॉन्ग टर्म क्या होती है, कोई प्रॉपर्टी हमारे पास, अब पहले तो आप ये देख लो कि कब से 2003-04 से 23-24 तक है, मतलब 20 साल रही है, तो किसी भी हाल में शॉर्ट टर्म हो ही नहीं सकती। तो ये क्या हो गई, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हो गई। अब हम इसका देखते हैं इंडेक्सेशन। तो 2003-04 का हमारा इंडेक्सेशन क्या था, 2003-04 में हमारा इंडेक्सेशन है 109 और 23-24 में 348। तो इसको लिख लेते हैं हम, यहाँ पे 109 और यहाँ पर है हमारा 348, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो मैं शॉर्ट में इसको सॉल्व फॉर्मेट में आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को फॉर्मेट याद हो जाए, फिर उसके बाद हम आगे जैसे करेंगे तो शॉर्ट में कर लेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। उसके बाद सबसे पहले हम लिखेंगे मिस्टर ए उनका नाम था, फिर प्रीवियस ईयर 23-24 और असेसमेंट ईयर 24-25। असेसमेंट ईयर होता है जिस ईयर में हम लोग टैक्स भरते हैं, उस ईयर को असेसमेंट ईयर कहा जाता है, उस ईयर को असेसमेंट ईयर कहा जाता है। बीच में कैमरा थोड़ा घूम गया था, तो फ़ोन घुमा सकते हैं, वो मुझे पता नहीं चला था। तो उसके बाद देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन में अब पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या रही है, 2003-04 से लेके 23-24 तक लॉन्ग टर्म रहा है, ठीक है। उसके बाद पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले क्या आता है, FVOC यानी कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। आप इसको FVOC से याद रखिए, क्योंकि आगे हम क्विकली करने के लिए फिर इसको शॉर्ट में लिखेंगे ताकि आपको, लेकिन आपको एग्ज़ाम में फुल लिखना है, ये नहीं कि FVOC लिख के आ गए एग्ज़ाम में, और प्रैक्टिस करते समय भी FVOC नहीं लिखना, फुल लिखो ताकि आपकी मेहनत रहे। हम क्लास में वीडियो में मैं ऐसे करके देखूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन क्लास में वीडियो में करा सकूँ। क्या है हमारी 37 लाख में हमने सेल किया था, ठीक है। सेल कितने में किया था, 37 लाख पे, उस पर ब्रोकरेज कितने का दिया था, 2% का। तो यानी कि हमारा एक्सपेंस कितने का हो गया, ट्रांसफ़र एक्सपेंस लेस करेंगे, ट्रांसफ़र एक्सपेंस 37 लाख का ये इंटू 2%, 37 लाख का 2% हो जाएगा टोटल 37 लाख का 2%, 74,000। उसके बाद इसको लेस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 26,000। ये हो गया हमारा नेट कंसिडरेशन यानी कि एक्सपेंस वगैरह हमारा हटाने के बाद क्या आया, वो नेट कंसिडरेशन हो गया। अब इसमें से हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे, लेस, अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि लॉन्ग टर्म है। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ ICOA, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखेंगे हम ये, लेकिन पढ़ेंगे पूरा ताकि आपको रिमाइंड होता रहे। ICOA, अब सबसे पहले देखो कि उस साल की एक्चुअल कॉस्ट क्या थी, उस साल की 3,50,000, 3,50,000 में उसने परचेज़ किया था और इंडेक्सेशन उस साल का 109 था और इस साल का 348 है। तो 3,50,000 इंटू 348 डिवाइडेड बाय 109। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर 23-24 और इधर लिख सकते हो प्रीवियस ईयर 3 और 4, ताकि आपको याद रहे और थोड़ा पता चलता रहेगा ना कि किस साल का है, ताकि आप जब भी क्वेश्चन करोगे और उसके आंसर्स देखोगे तो आपको याद रहे कि इस साल का इंडेक्सेशन है, ताकि आपको 2-4 इंडेक्सेशन अपने आप याद हो जाए। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11,17,431, 11,17,431, 11,14,000। इसको हम लेस करेंगे। अब इसके साथ हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, अब इसके बाद हम इम्प्रूवमेंट का कॉस्ट निकालेंगे। 31 है ये, 31 इम्प्रूवमेंट
ICOI, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब इसमें क्या आएगा, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट उसने 2 लाख का कराया था, उसके बाद 348 डिवाइडेड बाय 109, 23, 24 एंड 2003-2004। इसको सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू आ रही है 6,15,929। इसको लेस कर देंगे, यानी कि इसमें से जो नेट कंसिडरेशन है, इसमें से कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 11,17,431 और उसके बाद लेस करेंगे 6,15,929। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 18,92,640। तो ये हमारा बन जाएगा फाइनल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फाइनल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये बन जाएगा, क्योंकि ये हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स थी, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। अब इसको एक बार देख भी सकते हैं, मैं इसको फेयर नोट से दिखा देता हूँ ताकि आप लिख ना हो तो आप लिख भी सकते हो। ये कंप्लीट इसका आंसर है, ये मैं नोट्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो इसके बाद हम आगे करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। जैसे मैंने अपने नोटबुक में लिख रखा है कि मिस्टर गोयल है, उन्होंने एक्वायर करी है एक प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी को 7 लाख में। तो कॉस्ट क्या हो गई और कब की थी, 82-83 में, 1982-83 में। याद है आपको कि हमने बात की थी अगर 1/4/2001 से पहले का हो तो हम उसकी एक्चुअल कॉस्ट नहीं लेते, उसकी FMV लेते हैं। तो क्या है उसकी FMV देखते हैं आगे। अब उसकी 1982-83 की दे रखी है, पेड स्टैम्प ड्यूटी दे रखी है, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या थी उसकी 150। अब SDV के साथ हमें FMV को वो करना पड़ता था, FMV एंड SDV विच एवर इज लोअर, और फिर जो वैल्यू आएगी उसको एक्चुअल कॉस्ट के साथ विच एवर इज हाइयर। तो FMV क्या थी, 1/4/2001 को हमारी 16 लाख की FMV थी, और मेड इम्प्रूवमेंट कॉस्ट, उसने कुछ इम्प्रूवमेंट कॉस्ट भी करे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारी एक्विजिशन कॉस्ट क्या बनी। तो सबसे पहले 82-83 में उसकी वैल्यू क्या थी, 7 लाख। तो उसके बाद उसकी SDV क्या थी, ये हो गई एक्चुअल कॉस्ट, ऐसी एक्चुअल कॉस्ट। SDV क्या थी 1/4/2001 को 150, और उसकी FMV क्या थी, FMV थी उसकी 16 लाख। FMV SDV से ज़्यादा थी, हाँ 16 लाख, 16 ये थोड़ा गलत हो गया है, इसमें आप 50 नहीं, आप 15 लाख नहीं की जगह 50 लाख लिख लीजिए। मैं क्वेश्चन भी थोड़ा ठीक कर देता हूँ, ये 150 की जगह 50 लाख है, 50 लाख है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, और ये 16 लाख। तो SDV और FMV में विच एवर इज लोअर, जो वैल्यू आएगी विच एवर इज हाइयर। तो इन दोनों में लोअर वैल्यू क्या है, 16 लाख, और इसमें कंपेयर किया जाए तो कौन सी हाइयर है, 16 लाख। तो हमारा COA क्या आ जाएगा, 16 लाख। इसका ICOA निकालेंगे, 16 लाख इंटू 348। आगे देखते हैं क्या उसने सेल कब किया था, 1996 में उसने इम्प्रूवमेंट करी, 1997 में, 2001 से पहले का इम्प्रूवमेंट कॉस्ट नहीं लेते, 2 लाख हमारा नहीं आएगा, कैंसल। उसके बाद 2012-13 में इम्प्रूवमेंट करी और 2022-23 में इम्प्रूवमेंट करी, तो ये दोनों इंक्लूड होगा, इसका अलग अलग इंटेक्सेशन होगा। तो उसके बाद प्रॉपर्टी उसने 14 Feb 2023-24 को बेची, तो यानी कि 23-24 में आया, 24 को बेची और 1,25,00,000 की बेची, 1,25,00,000 की उसने बेची, और उस पर कमीशन उसने पे किया 2% का। तो कमीशन पे किया 2% का। अब हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालते हैं। अब 2024-25 में बेची, तो यानी सॉरी
2024-25 असेसमेंट ईयर और 23-24 फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर में बची। तो 348 डिवाइडेड बाय, अब आपके पास हो सकता है अभी क्वेश्चन में ना हो तो आप देख सकते हैं वैल्यूज़ क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि आपको क्वेश्चन करते समय आराम से देख सके, या कहीं नोट भी कर सकते हैं। तो 2001-2 में क्या थी, क्योंकि 1-2 की लेंगे उस समय, क्योंकि उससे एक से पहले लिया था ना 2001 से, तो 1 की लेंगे तो 100 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 55,68,000। ये हमारी ICOA आ गई। फिर उसके बाद ICOI निकालेंगे तो ये 2 आएगी हमारी। एक तो जब करी थी 2012-13 में, 12-13 में करी थी कितने की, 4 लाख की। और पहले इसके निकालते हैं तो 348 और इंडेक्सेशन कब कितना आ जाएगा 2012-13 का 200, वैल्यू आ जाएगी 696। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपने आप से भी, तुरंत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और इंडेक्सेशन आप देख सकते हैं वहाँ पे नोट किया हो आपने तो, नहीं तो आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं, नोट्स में भी चेक कर सकते हैं। और फिर उसके बाद दूसरी करी थी उसने 2022-23 में, कितने की करी थी, 3,50,000 की। 3,50,000 348 डिवाइडेड बाय 331, तो हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी 367,976। तो उसके बाद कुछ नहीं करना, ये 3 वैल्यूज़ आ गई हैं हमारी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट दोनों आ गई है। इसको नेट कंसिडरेशन से माइनस कर देना है। तो मैं इसे सॉल्यूशन से ही समझा देता हूँ ताकि आपको जल्दी हो जाए। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1,50,00,000, नेट ट्रांसफ़र एक्सपेंस 250, क्योंकि 2% था क्वेश्चन में, 2% की वैल्यू थी कमीशन की, तो 250 का कमीशन आ जाएगा वैल्यू 1,22,50,000। उसमें से हमारे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर देंगे जो हमने कैलकुलेट किया था, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट दोनों को लेस कर देंगे। आप यहाँ लिख लीजिएगा ईयर, मैंने लिखा नहीं है, आप यहाँ ईयर लिख लीजिएगा कि ये कब का है, 2012-13 का, और ये 2022-23 का इम्प्रूवमेंट है, तो उसको लेस कर देंगे, हमारी LTCG आ जाएगी। बस आपको वैसे ही कैपिटल गेन इतना मुश्किल नहीं है, थोड़े कॉन्सेप्ट हैं इसमें, उसको याद रखना पड़ेगा और थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और हाँ, इसमें नोट्स भी ज़रूरी होता है, मैंने शायद इसमें नोट्स डाले नहीं हैं, तो आप इसमें चाहें तो नोट्स लिख सकते हैं। तो नोट्स क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो इसमें आप नोट्स में डाल सकते हैं कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो 2001, मतलब जो हमने जब परचेज़ की थी कॉस्ट, वी आर परचेज़ की थी 2001 से पहले, 1/4/2001 से पहले हमने परचेज़ की थी। तो हम उसमें क्या लेंगे, SDV और FMV, विच एवर इज़ लोअर, FMV और SDV, FMV और कॉस्ट, एक्चुअल और कॉस्ट, और जो भी वैल्यू आएगी इधर से उसको हम लेंगे। मतलब कि जैसे हमने यहाँ इम्प्रूवमेंट देखा था ना, जैसे एसेट्स एक्वायर्ड 1/4/2000, इसको आपको सेंटेंस में बना के सिर्फ कन्वर्ट कर देना है और कुछ नहीं है। अब उसके बाद ये केस ये लिख देना कि अगर कोई जो हमारी SDV है वो जो है वो FMV से बड़ी है, तो इसलिए हम FMV को कंसीडर करेंगे एज एक्चुअल कॉस्ट, और उसके बाद एक्चुअल FMV कैलकुलेट करेंगे, मानेंगे, और फिर एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करके विच एवर इज़ हायर ले लेंगे। उसके बाद ऐसे आप नोट्स लिख सकते हो, फिर नोट्स लिख सकते हो कि उस साल का इम्प्रूवमेंट नहीं डलेगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हो कि आपने जो क्वेश्चन में ट्रीटमेंट जिस चीज़ की नहीं की, या जिस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना चाहिए था उसके बारे में बताना पड़ेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है ट्रांसफ़र ऑफ SIP, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू SIP। अब SIP क्या होता है, स्टॉक इन ट्रेड, या SIP नहीं है, SIT है, स्टॉक इन ट्रेड। मतलब कि जो हमारी कैपिटल एसेट्स है, हमने देखा था कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कैसे कन्वर्ट, उसका एक क्वेश्चन भी है ICI में, वो हम देखेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एज पर सेक्शन 45(2) नॉर्मली ईयर ऑफ टैक्स इज इक्वल टू द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र, यानी कि जिस साल हमने पढ़ा है कि जिस साल हमने
ट्रांसफ़र किया उसी साल हम टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि कॉस्ट ट्रांसफ़र करने का, जैसे इन केस ऑफ कन्वर्जन जब करेंगे हम कॉस्ट इन स्टॉक इन ट्रेड में, कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में जब भी कन्वर्ट करेंगे, देन कैपिटल एसेट इन स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर टुक प्लेस इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन बट टैक्स पेड इन द ईयर ऑफ एसआईटी पेड। यानी कि मान लो कि 2023-24 में हमने कोई कैपिटल एसेट्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर दी। स्टॉक क्या होता है? कैपिटल एसेट्स तो हमने पढ़ा। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक यानी कि जो हम रेगुलर बेसिस में हमारा बिजनेस है उसमें ट्रांसफ़र करके सेल कर दी। यानी कोई बिल्डर है, उसके पास पहले की कोई उसकी खुद की कैपिटल एसेट्स में बिल्डिंग पड़ी है, अब वो कह रहा है मैं इसको बेचूँ कैसे, और उसने कहा कि उसने नई बिल्डिंग ले ली और उस बिल्डिंग को अपने स्टॉक में डाल लिया, यानी कि उसको छोड़ के अपने बिल्डर में फॉर्मेशन में डाल लिया, प्रमोशन में डाल लिया, या कहें तो बिजनेस में डाल लिया अपने, और कहा कि अब मैं इसको सेल करूंगा। तो जब वो सेल कर देगा ना, उसको जिस भी साल में करे, वो 24-25 में करे, 26-27 में करे, 30-40 में करे, उससे मतलब नहीं है। वो जब भी करेगा उस साल उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यानी कि कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में जब भी स्टॉक कैपिटल एसेट्स स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होती है, तब क्या करना होता है कि जिस साल हमें टैक्स लगेगा, जिस साल ये टैक्स पे करना पड़ेगा, वो कौन सा ईयर होगा? वो ईयर नहीं होगा जिस साल ट्रांसफ़र हुआ था, क्योंकि ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ पे हमें कुछ रिसीव नहीं हुआ। स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफ़र करने के बाद हमें कुछ मिला क्या? नहीं मिला। जब हम उसको सेल करेंगे ना तब वो मिलेगा, तो उस साल ही कैपिटल गेन भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसका क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो कैपिटल गेन कैसे कन्वर्ट करेंगे हमने कैपिटल गेन कन्वर्ट करने का देख लिया था। तो इसके साथ साथ जब हम स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर उसका सेल हो रहा है ना, तो उसमें पीजीपीपी भी आता है। तो पीजीपीपी में कैसे आएगा? सेल वैल्यू ऑफ स्टॉक, जो वैल्यू सेल जितने की सेल करी है, एफएमवी ऑफ द कंसिडरेशन, यानी कि जिस दिन हमने इसको कन्वर्ट करा था, कन्वर्जन किया था, यानी कि 2023-24 में जिस भी दिन करा था, उस साल का जो भी एक्चुअल कॉस्ट रही होगी उसकी, वो यहाँ पर लेस कर देंगे, और जो भी हमारा बचेगा पीजीपीबी में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद एग्जांपल देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे ज्वेलरी की एक पीरियड ऑफ होल्डिंग उस 2012-13 में ली थी। ज्वेलरी हमारी स्टॉक इन ट्रेड मतलब कैपिटल एसेट्स में आती है। आपको याद है ना, हमने पढ़ा था कि मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट ज्वेलरी भी था उसमें। तो ज्वेलरी हमारी कैपिटल एसेट्स में आती है। उसके बाद प्रीवियस ईयर 2012-13 में ही खरीदी गई थी, कितने की? 10,000 की कैपिटल एसेट्स थी। उसके बाद कन्वर्ट करा लिया गया एसआईटी में। एसआईटी में 2021-22 को कन्वर्ट हुआ। अब 2021-22 में उसकी एफएमवी क्या रही? कन्वर्जन के टाइम समय वो 50,000 की थी, तो 50,000 उसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड जब उसे सोल्ड किया गया तो तब उसकी सेलिंग प्राइस क्या था? 80,000। तो यानी कि इस साल 2021-22 वो ट्रांसफ़र ईयर हुआ और स्टॉक इन ट्रेड वो टैक्स ईयर हुआ, यानी उस दिन उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि ये जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है 2012-13 से 21-22 से कैपिटल गेन में काउंट होगा, और 21-22 से 23-24 वाला पीजीपीपी में काउंट होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे कर रखा है इन्होंने, हमने कैसे सॉल्व कर रखा है। तो जैसे कैपिटल कंप्यूटेशन कैपिटल की सिंपल है, बहुत इजी है। तो एफएमवी क्या थी कन्वर्जन के टाइम पे? 50,000 थी। ICOA निकाल देंगे क्योंकि इंप्रूवमेंट कॉस्ट कुछ नहीं दी, तो हम डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे, ना ट्रांसफर एक्सपेंस दिया, कुछ नहीं दिया, तो फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्सेशन से निकालेंगे, आपका 15,850 आ जाएगा, और उसके बाद LTCG उस पर कैलकुलेट कर देंगे। सेम कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी, सेल वैल्यू क्या थी? 80,000। एफएमवी क्या थी? एसेट्स ऑफ द कन्वर्जन ऑफ पीजीबीपी 50,000 थी कन्वर्जन के टाइम पर, तो हमारा पीजीबीपी 35,000 आ जाएगा। अब एक ICI का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था, अभी हमने वही देखा था लेकिन वो कन्वर्जन का था तो इसलिए मैंने उसे बताया नहीं। 3.375 पे है वो, आप भी खोल सकते हैं और क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। 3.375, हाँ। क्वेश्चन नंबर 2, इलस्ट्रेशन 2 क्या कहता है ये? अ ओनर ऑफ अ कार ऑन 1/4/2023
ही स्टार्ट अ बिजनेस, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, एक कार का ऑनर है, लेकिन 1/4/2023 को उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया फॉर सेल ऑफ मोटर कार्स को सेल करने का एक बिजनेस स्टार्ट किया। ही ट्रेड द अबव कार, जो उसके पास कार थी उसने उस पार्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अपने स्टॉक इन ट्रेड का पार्ट मान लिया ऑफ हिज न्यू बिजनेस, अपने न्यू बिजनेस का, और वो कार उसने 31/3/2024 को सेल कर दी। कितने की? 1 लाख की। 1 लाख रुपए में वो कार को सेल कर दी। डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन इन द हैंड ऑफ कैपिटल गेन्स, यानी कि यहाँ तो कैपिटल गेन के बारे में बताया, मैं आपको सॉल्व भी करके दिखाऊंगा, सॉल्व भी कर देंगे हम, उससे कोई मतलब नहीं है। तो डिस्कस क्या करेंगे, तो इसका सोल्यूशन क्या देता है कि सिंस कार इज पर्सनल एसेट्स, हमने पढ़ा है पर्सनल एसेट्स होती है, कन्वर्जन हुआ स्टॉक इन ट्रेड में, देन बिजनेस नॉट बी ट्रैप्ड विद द प्रोविजन ऑफ 45, हेंस नॉट लायबल टू टैक्स कैपिटल गेन, यानी कैपिटल गेन के लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि एक पर्सनल एसेट्स है। पर्सनल एसेट्स जो है वो टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं होती। और उसके बाद हाँ, कैपिटल गेन एसेट टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं होती, क्योंकि जो कार है वो एक तो मूवेबल एसेट्स है, ऊपर से वो पर्सनल एसेट्स है, और जब भी पर्सनल एसेट्स की बात कहीं आती है तो वहाँ पे टैक्स नहीं लगता। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट किस बात में, आई थिंक उसी लिए एक्स कन्वर्ट इज कैपिटल एसेट्स एक्वायर्ड ऑन 10 जून 2005 में 60,000 का स्टॉक इन ट्रेड करा उसने, 10/4/2023 में उसको स्टॉक में कन्वर्ट करवा लिया। फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, अब कन्वर्जन वॉज 5,50,000, कन्वर्जन के समय उसकी वैल्यू 5,50,000 थी। ही सब्सिक्वेंटली सेल्स द स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्टेड फॉर 6,000 इन जून 10 जून को उसने उसको 6 लाख में बेच दिया। उसकी कन्वर्जन के टाइम वैल्यू 5,50,000 थी। और उसके बाद डिस्कस द चैरिटेबल कैपिटल गेन, तो ठीक है, क्या होगा, जैसे कि 50 लाख है तो कैपिटल गेन निकालने के लिए क्या करेंगे, कैपिटल गेन निकालने के लिए सिंपल है, सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटल गेन क्या आएगा, और फिर हम देखेंगे पीजीपीपी क्या आएगा। पीजीपीपी क्या है, इलस्ट्रेशन 3 पेज नंबर 3.375, ठीक है। अब क्या आएगा कैपिटल गेन, सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब जिस दिन कन्वर्जन हुआ उस टाइम वैल्यू क्या थी, 5,50,000, ये आपको याद क्वेश्चन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोई ट्रांसफ़र एक्सपेंस नहीं था, कोई और एक्सपेंस जो इससे रिलेटेड हो नहीं है, तो उसके बाद डायरेक्ट लेस ICOA, क्योंकि उसने एसेट्स परचेज की थी 2005 में, और से ट्रांसफ़र कब की, कन्वर्जन कब किया, 2023 में, तो लॉन्ग टर्म वैसे ही बन गया, तो इंडेक्सेशन मिलेगा। तो इंडेक्सेशन के लिए उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या आ गई, 60,000 इंटू 348 डिवाइडेड बाय 2005 में उस इंडेक्स क्या था, तो 2005 में अगर हम इंडेक्स देखें तो 2005 में हमारा इंडेक्सेशन है जून 2005 है, तो जून 2005 यानी 5,6,117, तो 117 को डिवाइड कर देंगे, 117 डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 348 डिवाइडेड बाय 117 इंटू 60,000, हमारा कुछ वैल्यू आ जाएगा 178,460, राउंड ऑफ कर लेते हैं तो 2 आ जाता है, ठीक है। 1,78,462, और उसको लेस कर देंगे माइनस 5,50,000, 5,50,000, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 371,530, और 2 था तो 8 ले लेते हैं, ठीक है। हमारी आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, ठीक है। अब देख क्या किया हमने, ट्रांसफ़र वैल्यू FMV क्या थी कन्वर्जन के समय, उसके बाद IO इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसके बाद हमारा LTCG आ गया, बहुत इजी है। अब PGPP निकालने के लिए सेल वैल्यू क्या थी, सेल वैल्यू थी हमारी 6 लाख, 6 लाख दे रखी है सेल वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे कोई इंडेक्सेशन वगैरह नहीं लगता, यहाँ पे डायरेक्ट PGPP में कोई इंडेक्सेशन वगैरह नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद FMV ऑन कन्वर्जन डेट, कन्वर्जन के समय क्या थी FMV, 5,50,000, तो 5,50,000 लेस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा,
50,000। तो पीजीपीपी कितना आ गया, प्रॉफिट या गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, हमारा 50,000 बनता है। अब आईसीआई ने टैक्स डिस्कशन कहा था, तो क्या डिस्कस कर रखा है हम देखते हैं। आईसीआई कहता है कि सिंस द कैपिटल एसेट्स इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 23-24 रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर 23-24, अब जो स्टॉक इन ट्रेड है 2022-23 रिलेवेंट टू द 23-24, इट विल बी ट्रांसफर्ड द सेक्शन विद 22-23 कैसे आ गया, हाँ 10 मार्च को करा था ना, तो 22-23 में आ गया, तो 22-23 के हिसाब से तो मतलब हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे 348 नहीं आएगा, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो 23-24 में कर रहा है, 22-23 में कर रहा है, तो 22-23 के हिसाब से हमारा 331 बनेगा, और 331 करेंगे तो 331 डिवाइडेड बाय 117 इंटू 60,000, तो हमारा आएगा 169,742 माइनस 5,50,000, 380,252 था ना, तो 8 मान लो, 258, ठीक है, राउंड ऑफ कर लो जो भी बनता है, आप डायरेक्ट यहाँ से माइनस करोगे तो आंसर वही आएगा, तो ये हमारा सही आंसर आएगा। सॉरी वो मैंने पढ़ा नहीं था ध्यान से, तो गलती हो गई। उसके बाद हमारा क्या बोला है, 2022-23 में हुआ, तो उस साल का हमारा ट्रांसफ़र माना जाएगा ट्रांसफ़र के प्रोविज़न के हिसाब से। अब प्रॉफिट और गेन कन्वर्जन तो चार्जेबल इन 24-25 में टैक्स लगेगा उस पर, क्योंकि उस साल वो सेल हुआ है। सिंस द स्टॉक इन ट्रेड विल बी सोल्ड ऑन 10 जून 2024 को सोल्ड किया गया है। फॉर दिस पर्पस एफएमवी क्या सच कन्वर्जन विल बी कंसिडर द 50,000 पीजीबीपी का गेन आ गया, एंड द फेयर मार्केट वैल्यू इज ऑल्सो कंसिडर कैपिटल गेन वगैरह, जो वही है कि आपने 2022-23 में ट्रांसफ़र किया था, तो उसके बाद उसको सेल करा 24-25 में असेसमेंट ईयर में, तो उसी तरीके से हमारा कन्वर्जन आ जाता है। और इफ़ एसआईटी सोल्ड इन पार्ट एंड देन मतलब कि अगर स्टॉक इन ट्रेड जो है वो पार्ट्स में सेल हुआ है, आईसीआई ने इस पर क्वेश्चन दे रखा है, पार्ट पे लास्ट में है, 1 मिनट मुझे याद है, कुछ तीसरा या चौथा क्वेश्चन है, हाँ ये रहा, ये देखो लैंड, ये है, हर्षिता वॉज परचेज अ लैंड, उसने 35 लाख की लैंड खरीदी थी 4-5 में, उसके बाद उसने कैपिटल एसेट्स थी उसकी 20 मार्च तक की, लेकिन उसके बाद 21 मार्च को उसने उसे कन्वर्ट कर दिया अपने बिजनेस के लिए स्टॉक इन ट्रेड में, तो उस समय उसकी मार्केट वैल्यू क्या थी, 210 थी मार्केट वैल्यू, और उस पर उसने 15 फ्लैट बना दिए, 15 इक्वल साइज़ के फ्लैट बना दिए, और लेकिन यहाँ पे उसने पार्ट सेल करा है, उसने 5 फ्लैट्स को छोड़कर बाकी सब सेल कर दिया। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और है जो हमारा बहुत आगे का कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए हम इसको पूरा नहीं समझ रहे, मैं आपको सिर्फ इतना पार्ट समझा दे रहा हूँ जितना अभी तक आपने कर रखा है। तो क्या होगा इसमें, हर्षिता ने 35 लाख की लैंड खरीदी, उसे कन्वर्ट करा दिया 21 मार्च 2023 को, उस समय उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 210 थी, तो 210 और फिर 35 लाख पे इंडेक्सेशन होके उसका कैपिटल गेन आ जाएगा, और 15 फ्लैट उसने करे तो फ्लैट 15 करे, और 10 लाख का एक उस पर फ्लैट को बनाने के लिए खर्चा आया, और 30 लाख में उसने हर फ्लैट को 2024 में सेल कर दिया, तो जो और 5 फ्लैट छोड़ के उसने बाकी सब सेल कर दिए, 10 पार्ट करे, तो यानी कि जो पार्ट क्या हो गया 10/15, तो यानी कि 2/3, यानी कि जो कैपिटल गेन रहेगा ना उसका सिर्फ 2/3 ही उस साल टैक्सेबल होगा, बाकी सारा उस साल होगा जिस साल 5 करेंगे। जब हम आखिरी में हमारा कैपिटल गेन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, एग्जेम्पशन वगैरह कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे, ताकि ये सारे क्वेश्चन हमारे जल्दी फटाफट हो जाए। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, फिर उसके बाद मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस डाल रखे हैं, कुछ नोट्स हैं इस पे, अगर देखते हैं कुछ नोट्स वगैरह हम डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद
आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, और आप इसके कुछ और क्वेश्चंस मैं अपने नोट्स के साथ अपलोड कर दूंगा, आप उसमें भी चेक कर सकते हैं और एक दो क्वेश्चन उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपके पास कोई और बुक हो, किसी भी टीचर की बुक हो, कोई भी PDF हो, या ICI मॉड्यूल में आपको कोई और क्वेश्चन दिखे तो आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। है कोई डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे या उस पर भेज सकते हैं। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। एज पर सेक्शन 45, इन केस ऑफ कन्वर्जन of a capital asset to the society took place in the year of conversion but taxable in the year of sale। सेम वही है, मैंने कहा था आपको जिस साल ट्रांसफ़र होगा उस साल नहीं होगा, जिस साल सेल होगी वो ट्रांसफ़र के बाद जिस साल सेल हुई होगी एसेट्स उस साल टैक्सेबल होगा। और उसके बाद इफ द प्रोविजन होती है, मतलब ये क्वेश्चन क्या है, ऐसे आप क्वेश्चन में लिख सकते हैं। एक्वायर्ड होता है जिस साल एक्वायर किया था उसी साल के क्वेश्चन एक्चुअली कॉस्ट 10,20,000 हो गया। उसके बाद हमारा कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, ये नोट्स था कि चैप्टर क्वेश्चन के लिए, तो एक क्वेश्चन इसमें डाल रखा है मैंने, आप उसको देख लेना, मैंने उसकी PDF अपलोड कर दूंगा। और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा कई सारे क्वेश्चंस की जितने मेरे PDF में रहेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियोस एंड ट्राई टू लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन एवरी वीडियोस। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई डाउट आया हो तो आप कमेंट करिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई। थैंक यू।